नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत 100 मार्क्स क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। करवक है जो कि हिंदी दिगंत का जो काव्य खंड है उसका पहला चैप्टर करवक जो कविता के रूप में है। हिंदी दिगंत में दो है, एक है जो सारांश मतलब कि कहानी के रूप वाला जो है वो गद्य खंड है और एक जो कविता के रूप में है वो काव्य खंड है। तो हम काव्य खंड को लिए हैं करवक, उसी पद्य खंड जो है उसी को हम देखने वाले हैं। पहला चैप्टर करवक का सारांश देखेंगे और करवक के जो रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। बिहार बोर्ड इससे 5 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पूछता है, मतलब एग्ज़ाम में आपको 3 सारांश लगभग पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आंसर के रूप में सारांश ही मेन है। सारांश यदि आपको याद रहता है तो आसानी से आप सवालों को हल कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करवक के बारे में देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी और उनके द्वारा संकलित करवक पद का सारांश लिखें। तो एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ सारांश लिखने के लिए, जीवनी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसके जीवनी के बारे में देखिएगा, या यदि ऐसा भी हो सकता है कि इसका जीवनी पूछा जाए। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी और इन्होंने पद्मावत लिखा है, यही पद्मावती के बारे में। तो उनकी महत्वपूर्ण रचना में से एक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो करवक हैं उसके बारे में हम जीवनी देखने वाले हैं और सारांश देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर का क्या क्या प्रारूप हो सकता है देखते हैं। अगर जीवनी की बात करें तो जीवनी में क्या लिखेंगे, देखिए सिर्फ समझना है और उसके आधार पर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जीवनी में लिखेंगे, लेखक मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म लगभग 1492 ईस्वी में जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोटा मोटी आप क्या लिख सकते हैं, मोटे तौर पर क्या लिख सकते हैं आप कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म, अब यदि आपको डेट नहीं याद, डेट याद रखना है 1492 ईस्वी, क्योंकि यह पहला चैप्टर है इसलिए डेट पूछा जाता है एग्जाम में। इसे 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था और अमेठी में हुआ था, यूपी के अमेठी नामक में। तो यूपी के अमेठी, तो क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी यूपी के अमेठी में के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके पिता का नाम क्या था, ममरेज। आप ये याद रख दीजिए, ममरेज, क्या याद रखना, ममरेज। इनके पिता का नाम ममरेज था। ठीक है। बचपन से ही लेखक मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। तो बचपन से ही वे संत थे। एक लाइन ये बना, चेचक हो जाने के कारण उनका स्वरूप सुंदर तो नहीं था, वरन वे बाईं आंख और कान से भी वंचित थे। तो चेचक होने के कारण उनका स्वरूप सुंदर तो नहीं था, वरन वे बाईं आंख और कान से भी वंचित थे। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका लेफ्ट आइज और ईयर, मतलब कि बायां आंख और कान वो खराब था, उनका कुरूप था एक तरह से, ये बताया जा रहा है। और अपनी तुलना वो चांद चंद्रमा से भी करते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। तो उन्हें कौन सी बीमारी था, मलिक मोहम्मद जायसी को चेचक था। उसका कौन सा आँख खराब था, तो बाईं आँख खराब था। ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा। वो सुंदर नहीं थे, इसमें वो अपने आप को क्रूर बताने की कोशिश किए हैं। देखिए, बचपन में ही अनाथ होने के कारण वे बाल्यकाल से ही साधु फकीरों के सानिध्य में भ्रमण करते रहे। तो ये बाल्यकाल से ही क्या थे, साधु फकीरों के साथ सानिध्य में भ्रमण करते रहे। जिस प्रकार जो फकीर होते हैं, संत होते हैं और घूमते हैं, उसी प्रकार इनका भ्रमण चलता रहा बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही। तो जायस में रहते हुए आरंभिक काल में उन्होंने कुछ समय किसानी भी किया था। मतलब ये संत के साथ साथ किसान भी थे, ये लाइन बन सकता है। तो ऐसा ही एग्जाम पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे, तो ये किसान भी थे और संत भी थे, किंतु स्वभाव से संत होने के कारण शेष जीवन फकीरों के रूप में गुजरा। लेकिन वे फ़कीर के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए। क्यों? क्योंकि वे शांत मन के थे। संत होने के कारण जो संत होते हैं वो फ़कीर के रूप में जीवन बिताते हैं। किसान तो थे लेकिन किसानी छोड़ के वे संत बन गए, ये बात आया। इनका निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुआ। हमको सिर्फ डेट याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा चुका है। तो मृत्यु पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो 1492 में जन्म, 1548 में मृत्यु। और उन्हें कौन सा बीमारी था, चेचक। उनका बायां आँख खराब था। बाल्यकाल से ही साधु फकीर में भ्रमण करते थे, वे
किसान के साथ साथ साधु भी थे। ये बात हो गया। उनका जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी है क्वेश्चन सब है, ये जो अंडरलाइन किए हैं एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी की मुख्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नाम, मसाला या मसला नाम आदि हैं। इसके अतिरिक्त चंपावल, होली तामा, इतरावत आदि भी रचनाएं हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये भी, तो इसकी रचनाएं याद रखनी है। पद्मावत सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पद्मावत है। पद्मावत हमको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है। आगे देखते हैं। कविता का सारांश कैसे लिखना है, ये तो था उनका जीवनी। सारांश कैसे लिखना है वो देखना है। देखिए, एक आँख का होने पर भी मोहम्मद ने काव्य गुना है। एक आँख का होने पर भी मोहम्मद ने काव्य गुना है। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम क्या है? मोहम्मद। जिसने वह काव्य सुना वही मोहित हो गया। तो उनके जो काव्य जो भी व्यक्ति सुने वे मोहित हो जाते हैं। अब देखिए, विधाता ने चंद्रमा के समान उसे संसार में बनाकर कलंकित कर दिया, पर वह प्रकाश ही करता है। जैसे चंद्रमा को हम देखते हैं तो क्या लगता है कि चंद्रमा में दाग धब्बे हैं, लेकिन वे प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी का एक आँख खराब है, लेकिन वे अपने गानों से प्रकाश मान करते हैं लोगों को। एक आँख में ही उसे संसार सूझता है। नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह वह उदित है। शुक्र से तुलना की है, अपनी एक आँख की तुलना चंद्रमा और शुक्र से की है। जब तक आम में नुकीली दामें नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंधी नहीं बसती। विधि ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ। तो जिस प्रकार विधाता ने समुद्र इतना विशाल इसलिए क्योंकि उसमें खारापन है। तो कोई व्यक्ति इतना विधि ये सब है। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया सुमेरु पर्वत, तो वह स्वर्णगिरी होकर आकाश तक ऊंचा हो गया। तो यही बात है, सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया और वह स्वर्णगिरी होकर आकाश में ऊंचा हो गया। ये लाइन है। जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती। कवि का वह एक नेत्र दर्पण के समान है। तो ये भी एक लाइन है कि कवि का जो एक नेत्र है वह एक दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल है। उसका जो भाव है वो निर्मल है। मतलब उसका भाव में कोई मैला नहीं है, निर्मल है। स्वयं वह कुरूप है, अपने आप को खराब कह रहे हैं, लेकिन वह रूपवान उनके पाँव पकड़कर चाव से उसका मुंह जोहते हैं। मतलब जो सुंदर व्यक्ति हैं उसका गाना सुनते हैं, मतलब कि उनका संत, मतलब कि उसके जो भावनाओं को सुनते हैं। देखिए आगे देखते हैं। मोहम्मद कवि ने यह काव्य रचकर सुनाया। जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इसे प्रेम कथा को कवि ने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। तो ये भी लाइन याद रखना है कि प्रेम की कथा को मलिक मोहम्मद जायसी ने किस प्रकार किया है, तो रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। ठीक है, रक्त की लेई बनाकर, जिस प्रकार आटे की लेई होती है, यहाँ पर रक्त की लेई के बारे में बताया गया है। इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। उस रक्त की लेई को क्या किए हैं? आंसुओं से भिगोया है। ठीक है, और मन में यह समझकर ऐसा कवित्व रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। रक्त की लेई के बारे में देखिए कितना अच्छी बात बोला गया है। कहाँ वह रतन सेन जो ऐसा राजा था। देखिए यहाँ से जो लाइन चलेगा वो ऊपर से चलेगा, मतलब कि इस लाइन को आप अपने मन से चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एग्ज़ाम में जो लिखने बैठिएगा तो समझ के लिखिएगा। ठीक है, कहाँ है वह रतसेन जो ऐसा राजा था। कहाँ है वह सुग्गी जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था। कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान। कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मनी का शाह से
बखान किया। तो इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया जा रहा है सब पे कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है, पद्मिनी कहाँ है, इसके बारे में बताया गया है। कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती, पद्मावती कहाँ है, मतलब आप एग्जाम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ है वो अलाउद्दीन, ऐसे लिख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी इस पाठ में प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं। जैसे कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती, कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह राघव चेतन, ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ अब कोई नहीं है बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई है, मतलब उसके मरने के बाद कोई व्यक्ति मरता है तो उसका यश ही इस दुनिया में रह जाता है, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है, फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं उसकी खुशबू रह जाती है। जिस पर अगर कोई व्यक्ति रचना करता है उसके मरने के बाद उसकी रचनाओं को लोग सुनते हैं, ये बताया गया यहाँ पे। इसलिए इस दुनिया में जो आया है उसकी रचनाएं, उसके जो गुण हैं वो इस दुनिया में रहते हैं जीवित रूप में। कवि ये कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। मतलब जब कवि इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कवि की जो कहानी है, कवि की जो रचनाएं हैं, कीर्ति हैं, वो सभी लोगों में फैलती नजर आएगी। किसने इस जगत में घोड़े के लिए अपना यश नहीं खोया, अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब ये कि किसने इस जगत में घोड़े के लिए अपना यश नहीं खोया, अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं। ठीक है, जो यह कहानी पढ़ेंगे मैं दो शब्दों कहता हूँ वह हमें याद करेगा। जो यह कहानी पढ़ेंगे मैं दो शब्दों कहता हूँ वह हमें याद करेगा। देखिए, कहानी जो कवि होते हैं वो अपनी भाषा में लिखते हैं और कुछ लाइन को आप नए एग्जाम में लिखिएगा तो भी ठीक रहता है, लेकिन बस आपको समझना है कि पैराग्राफ मतलब कि सारांश किस प्रकार से लिखना है। बस इसमें जो मेन पॉइंट है, ये जो रक्त की लेई वाला पॉइंट है वो याद रखना है कि रक्त की लेई वाला पॉइंट याद रखना है। आप एग्ज़ाम में याद रख लीजिएगा कि इसकी किस पार्ट से आया है, और वह प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है इसमें कि कौन कहाँ है, ये चीज़ याद रखना है। और वह उदाहरण दिया है कि फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं और उसकी सुगंध रह जाती हैं। वो अपने बारे में भी चर्चा करते हैं कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि वो संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उसकी रचनाएं इस दुनिया में विख्यात हो जाएगी, प्रख्यात हो जाएगी। तो ये बात भी सही है, व्यक्ति के गुण ही इस दुनिया में रहते हैं। तो इस प्रकार हमने कविता का सारांश देखा और कविता का जीवनी। सारांश छोटे शब्दों में होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब कि कम से कम पैराग्राफ में हो, 3-4 पैराग्राफ में हो तो सिमट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी और उनके द्वारा संकलित करवक पद का सारांश देखा और इसे समझा। अगले वीडियो में करवक का जो है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।